आज मैं आपको एक ऐसे गुमनाम आदमी के बारे में बताता हूँ जिसने दूसरी जंग अजीम में जर्मन फौज की यकीनी फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया था। उस बंदे का नाम था रिचर्ड सॉर्गी। बाजार तो वो एक जर्मन जर्नलिस्ट था जो कि टोक्यो में तैनात था, मगर दर हकीकत में वो सोवियत मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर था। उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये रिचर्ड सॉर्गी की तस्वीर है जो 1940 में ली गई थी। 1941 में हिटलर ने अचानक जुलाई के महीने के आखिर में रूस पर हमला कर दिया। 25 लाख जर्मन फौज थी जिसने रूस पर हमला किया। इंसान की तारीख में कभी इतनी बड़ी फौज ने दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया था। रूस बिल्कुल भी तैयार नहीं था और पहले ही कुछ हफ्तों में जर्मन फौज ने काफी बड़ा इलाका पता कर लिया और रूस की फौज को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा। रूसी बड़े बहादुर लोग हैं, मगर उन्होंने हथियार नहीं डाले और जबरदस्त जंग की। अक्टूबर के आखिर में जर्मन फौज स्मॉलनेस्क एक शहर है जो कि मॉस्को की मेन रोड के ऊपर है, उसको पता किया और मॉस्को की तरफ पेशकदमी की। मॉस्को रूस का बहुत अहम शहर है। ये बेसिकली उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन का हब है और मॉस्को अगर जर्मन फौज का ख्याल था जब पता हो जाएगा तो उसके साथ ही सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाएगा। जब जर्मन फौज स्मॉलनेस से आगे बढ़ी तो स्टालिन जो कि सुप्रीम कमांडर था सोवियत यूनियन का, उसने फैसला कर लिया कि मॉस्को को इवैक्यूएट कर दिया जाएगा और मॉस्को में जो सरकारी दफातर है उनको रशिया का जो एशिया में हिंटरलैंड है वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जनरल ज़ुकोव एक दिन स्टालिन को जब मिलने गया तो उस जमाने में हर तरफ अफरा तफरी थी। ये आप देखें बैटल ऑफ मॉस्को में ये मेन कमांडर्स थे। ये डॉल्फ हिटलर है जर्मन साइड से, ये उनका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था फ्रांस हेल्डर, ये वॉल्टर ब्राउन वॉन बॉश जो उनका जर्मन आर्मी कमांडर था, कमांडर इन चीफ था, ये फीडर वॉन बॉक आर्मी ग्रुप सेंटर का कमांडर था, फील्ड मार्शल फीडर वॉन बॉक। ये रशियन साइड के ऊपर जोसेफ स्टालिन, गेorगी ज़ुकोव, जोसेफ स्टालिन था और ये गेorगी ज़ुकोव। गेorगी ज़ुकोव जो है ये बहुत बहादुर आदमी था। इसके बारे में आपको मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि एक बंदा एक गरीब किसान घराने में पैदा हुआ था और तरक्की करते करते ये अल्टीमेटली मार्शल ऑफ सोवियत यूनियन बना था। मार्शल ज़ुकोव उस वक्त ये जनरल थे जब बैटल ऑफ मॉस्को हुई है। इन्होंने जर्मन आर्मी की शिकस्त में कलीदी रोल अदा किया था। दूसरी जंग अज़ीम की तारीख ज्यादातर बरतानिया और अमेरिका के मुसन्निफों ने लिखी है। उन्होंने मार्शल ज़ुकोव को इतनी अहमियत नहीं दी, मगर जिन लोगों ने दूसरी जंग अज़ीम की तारीख सही तरह पढ़ी है उनको पता है कि मार्शल ज़ुकोव ने जर्मन आर्मी को बार बार शिकस्त दी और उनको धकेलते हुए अल्टीमेटली मार्शल ज़ुकोव ही थे जिन्होंने बर्लिन को फतह किया तो वहां जाकर सोवियत यूनियन का झंडा गाड़ा था और मॉस्को में और बर्लिन में उन्होंने जर्मन आर्मी से सरेंडर लिया था।
बैटल ऑफ मॉस्को का सीन ये है कि जर्मन आर्मी सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गई है मॉस्को से। 7 लाख रूसी फौजी मर गए हैं या शदीद जख्मी है। रूस ने भारी नुकसान उठाया है, मगर रूस हथियार नहीं डाल रहा और जबरदस्त जंग हो रही है। जर्मन आर्मी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज के रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं और रूस किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है। अब यहाँ आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता हूं। 1930s में जापान ने चीन के ऊपर हमला किया और चीन के काफी इलाके पर कब्जा कर लिया। मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और उसने कोशिश की साइबेरिया में एंटर होने की, जिसके ऊपर सोवियत यूनियन ने उसको चेक किया और यही जनरल ज़ुकोव को भेजा गया, जिन्होंने वहां उनको जापान की क्वांगटन आर्मी को बहुत बुरी शिकस्त दी। ये 1938 की बात है। उसके बाद एक स्टालमेट था। जापान की बहुत बड़ी फौज जो है वो मंचूरिया में मौजूद थी, जिसका प्रोग्राम यही था कि मौका मिलेगा तो वो रशिया के साइबेरिया पर हमला कर देगा, उस पर कब्जा कर लेगा। स्टालिन ने अपनी फौज का एक बेहतरीन हिस्सा मंचूरिया के बॉर्डर के ऊपर तैनात किया हुआ था। अब जब बैटल ऑफ मॉस्को हो रही थी तो स्टालिन चाहता था कि किसी तरह उसको पता लगे कि जापान के क्या इरादे हैं, और अगर जापान जो है वो सोवियत यूनियन पर हमला नहीं करना चाहता तो उस फौज को जल्दी से यहाँ मॉस्को मुंतकिल किया जाए। 1930s के आखिर में हिटलर ने एक पैक्ट किया था जापान और इटली के साथ, जिसको तारीख में एक्सिस पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और जर्मन, जापान और इटली ये 3 इत्तेहादी मुल्क थे और ख्याल यही किया जाता था कि जब हिटलर जो है रूस पर यूरोप की तरफ से हमला करेगा तो जापान जो है रूस पर एशिया की तरफ से हमला कर देगा। रिचर्ड सॉर्गी, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो बाजार तो एक जर्नलिस्ट था जो कि टोक्यो में तैनात था, मगर असल में वो सोवियत मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर था और उसको 1930s में टोक्यो भेजा गया था ताकि वो जापानी हुकूमत को पेनिट्रेट करे और वह अपना स्पाई नेटवर्क कायम करे। रिचर्ड सॉर्गी बहुत तजर्बेकार आदमी था। एक स्पाई की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, आप बड़े टेंशन में वक्त गुजारते हैं, किसी भी वक्त आपको पकड़ा जा सकता है, किसी भी वक्त आप छोटी सी गलती कर सकते हैं जिससे आप एक्सपोज हो सकते हैं। टोक्यो उस वक्त एक ऐसा शहर था जहां फॉरेनर्स को बड़ी ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता था। फॉरेनर्स जो है उनको, उनकी जो टोक्यो की काउंटर इंटेलिजेंस है वो अपने ऑब्जर्वेशन में अपने जापान की काउंटर इंटेलिजेंस अपने ऑब्जर्वेशन में रखती थी। उस माहौल में भी रिचर्ड सॉर्गी ने अपना स्पाई नेटवर्क बना लिया था और उसके नेटवर्क में एक जापानी था, ओसाकी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान का सेक्रेटरी था। उसके थ्रू भी रिचर्ड सॉर्गी को बड़ी अहम खबरें मिल जाती थी। दूसरा, रिचर्ड सॉर्गी ने जर्मन एम्बेसडर के साथ भी दोस्ती कर ली थी और उसका इतना करीबी दोस्त बन गया था, दोनों बैठकर शराब पीते थे और एक बहुत ज्यादा करीबी दोस्त बन चुके थे कि जर्मन एम्बेसडर भी उसको बड़ी अहम खबरें बता देता था। जैसे उसने, जर्मन एम्बेसडर ने उसको जून में बताया था कि जर्मनी जो है उसने फैसला कर लिया रूस पर हमला करने का। उसने फौरन, रिचर्ड सॉर्गी ने ये इत्तला स्टालिन को भेजी थी। स्टालिन ने स्पेशल रिचर्ड सॉर्गी को पैगाम भेजा कि वो मालूम करे कि जापान की जो आर्मी है, जो लाखों की तादाद में मंचूरिया में तैनात है, उसके क्या प्रोग्राम है, क्या वो सोवियत यूनियन पर हमला करने का उनका कोई मंसूबा है या नहीं है। और रिचर्ड सॉर्गी को पता था एक लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल है, अगर मैं इंफॉर्मेशन ना दे इसका तो हो सकता है कि सोवियत यूनियन सफायस्ती से मिट जाए और उसका कोलैप्स हो जाए। उसने ये इंफॉर्मेशन कुछ ही दिनों में
हासिल करनी थी। नवंबर का आखिरी हफ्ता पहुंच चुका था 1941 का। रिचर्ड सॉर्गी जो है वो ऑलरेडी जापानी काउंटर इंटेलिजेंस की नजरों में आ चुका था। ये मैं आपको वाकयात बता रहा हूँ। किताब लिखी गई थी 1955 में, द मैन विद 3 फेसेस। उस किताब का ऑथर था हांस ऑटो माइसनर। उसने ये सारी तफसीलात लिखी हैं और वहां से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो पीरियड है, नवंबर का आखिरी हफ्ता 1941 का। जर्मन आर्मी 30 किलोमीटर दूर है मॉस्को से, जबरदस्त जंग हो रही है। डेली मॉस्को के ऊपर जर्मन हवाई जहाज बमबारी कर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। औरतें और बच्चे, इनके हाथों में बेलचे दे दिए गए हैं। औरतें और बच्चे भी ट्रेंचे खोद रहे हैं। सोवियत यूनियन का कोलैप्स एमिनेंट है और एक हाई लेवल पर फैसला कर लिया गया है कि मॉस्को से पीछे एशियन हिंटरलैंड में गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालात बहुत खराब हैं और अगर किसी तरह रिचर्ड सॉर्गी ये कंफर्म कर देता है कि जापान रशिया पर हमला नहीं करने का इरादा रखता, तो स्टालिन इंतजार कर रहा है कि वो जो 18 डिवीजन टैंक आर्मी ताजा दम जो साइबेरिया में तैनात है और बेहतरीन नए टैंक्स उनके पास है, उनको वो फौरन मॉस्को लेकर आए और जर्मन आर्मी पर काउंटर अटैक करे। रिचर्ड सॉर्गी जापानी काउंटर इंटेलिजेंस से बचने के लिए उसने एक याच किराए पर ली और याच में वो टोक्यो बे में अपने जो फॉरेन एम्बेसीज के मर्द औरतों को इनवाइट करता था, वहां पार्टी करते थे। मगर वो पार्टी एक कवर था, बीच में जो है याच के इसने एक छोटा सा कैबिन बनाया था, वहां उसका एक जो वायरलेस ऑपरेटर था मार्क्स क्लाउजन, वो कैबिन में बैठकर खुफिया मैसेजेस भेजा करता था। अब हांस ऑटो माइसनर के मुताबिक रिचर्ड सॉर्गी ने ओसाकी के थ्रू और जर्मन एम्बेसडर मेजर जनरल ऑट के थ्रू मालूम कर लिया कि जापान पर्ल हार्बर के ऊपर 7 दिसंबर को हमला करेगा। ये बहुत अहम बात है। ये बहुत खुफिया इंफॉर्मेशन थी जो कि जापान के किसी भी बंदे को मालूम नहीं थी, ना प्राइम मिनिस्टर को मालूम थी, सिवाय उनके जो नेवल एडमिरल यामामोटो थी उसको पता था कि जापान ने 7 दिसंबर के लगभग पर्ल हार्बर पर अटैक करना है और जापान का कोई प्रोग्राम नहीं है रशिया पर अटैक करने का। जापान का प्रोग्राम जो है वो फिलीपीन पर अटैक करने का और वहां से जो है वो नीचे मलेशिया की तरफ जाएगा और सिंगापुर की तरफ जाएगा। ये रिचर्ड सॉर्गी की महारत थी, उसने किस तरह ये इंफॉर्मेशन हासिल की, इसलिए कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करना इम्पॉसिबल होता है, ये टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, फॉर आइज ओनली होती है। रिचर्ड सॉर्गी ने ये इंफॉर्मेशन हासिल की है और इसने फिर एक पार्टी इनवाइट किया वहां याच पर, जहां वो टोक्यो बे में ये गए और टोक्यो बे में याच खड़ी थी, उसको समुद्र में ले गए हैं और वहां जो है उसने जो ऊपर मर्द और पार्टी कर रहे थे और नीचे जो है उसने कैबिन में मार्क्स क्लाउजन ने फिर स्टालिन को मैसेज भेजा कि जापान का कोई प्रोग्राम नहीं रूस के ऊपर हमला करने का, 7 दिसंबर को जापान पर्ल हार्बर पर अटैक करेगा। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन थी। जैसे ये इंफॉर्मेशन सोवियत मिलिट्री इंटेलिजेंस को रिसीव हुई है, उन्होंने उसी वक्त इस इंफॉर्मेशन को स्टालिन के डेस्क पर रख दिया है। स्टालिन ने उसी वक्त ऑर्डर किया है कि 18 साइबेरियन टैंक डिवीजन्स को ट्रेनों पर लादा जाए और फौरन मॉस्को पहुंचा जाए। वो 18 टैंक डिवीजन्स 2 दिन के सफर के बाद जब मॉस्को पहुंचे हैं तो उनको उधर से रेलवे स्टेशन से ही मार्जे जंग की तरफ रवाना कर दिया गया था। जर्मन्स के वहमो गुमान में भी नहीं था कि
इतने बड़े टैंक डिवीजन ताजा दम रशिया के उन पर अटैक करने वाले हैं। उनकी जर्मन इंटेलिजेंस के तखमीने के मुताबिक जर्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यही रिपोर्ट भेजी थी कि अब रशिया का खात्मा करीब है, सोवियत यूनियन कोलैप्स के करीब पहुंच चुका है, इनके पास कोई मिलिट्री रिजर्व नहीं है और ये अब किसी भी वक्त मॉस्को फॉल कर सकता है। रात के अंधेरे में इन 18 टैंक डिवीजन ने एक जबरदस्त हमला किया और जर्मन फौज के कदम उखड़ गए। इससे पहले हिटलर उसकी हाईकमांड एक और बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन में नहीं तस्वर किया था कि रशिया में सर्दी बहुत पड़ेगी। उस साल 1941 में 30 साल बाद इतनी ज्यादा सर्दी पड़ी, इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई और टेम्परेचर 30, 40, -30, -40 तक पहुंच चुका था। अगर आप रशियन से पूछें कि उनका बेहतरीन जनरल कौन है तो वो हमेशा कहेंगे हमारा बेहतरीन जनरल है जनरल विंटर। उस साल जनरल विंटर ने भी भरपूर तरीके से रशिया की मदद की और इतनी जबरदस्त सर्दी थी और जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी, -30, -40 का टेम्परेचर था। हिटलर उसकी हाईकमांड ने कैलकुलेट ही नहीं किया था कि इतनी जबरदस्त सर्दी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने अपनी फौज को गर्म लिबास नहीं दिया था, ना सर्दी का लिबास उनके पास प्रॉपर था। ज्यादातर जर्मन फौजी ठटर ठटर के सर्दी में मार रहे थे। इनके टैंक के पेट्रोल की टैंकियां भी जम जाती थी और फिर उनका टैंकी फट जाती थी। ट्रकों की टैंकियां इतने माइनस टेम्परेचर में जो है जमकर फट रही थी। उस वक्त जर्मन आर्मी के ऊपर रशिया के ताजा दम बेहतरीन टैंकों से लेस 18 डिवीजन ने हमला किया और जर्मन आर्मी के कदम उखड़ गए और जर्मन आर्मी बुरी तरह पिछपा होनी शुरू हो गई और 200 किलोमीटर पीछे जर्मन आर्मी को धकेल दिया गया। इस बुरी कारकर्दगी पर हिटलर ने अपने आर्मी कमांडर वॉल्टर वॉन ब्राउस को डिसमिस कर दिया था। फ्रांस हेल्टर को भी डिसमिस कर दिया गया था। मगर जो जंग ये जारी रही, अगले 4 साल तक ये जंग लड़ी गई और 1945 में इसका इख्तिताम हुआ। इस जंग में 2 करोड़ से ज्यादा रशियन मर्द औरत लड़ते हुए मर गए थे, जो कि बहुत भारी कीमत है। उस दिसंबर में 1941 के दिसंबर में रिचर्ड सॉर्गी अगर वो इंफॉर्मेशन ना देता जिसका स्टालिन को शिद्दत से इंतजार था, तो कभी भी रशियन उनको ना शिकस्त दे सकते थे जर्मन्स को। ये आप देखें एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है, मॉस्को का दिफा कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, जापानी काउंटर इंटेलिजेंस ऑलरेडी रिचर्ड सॉर्गी का पीछा कर रही थी। रिचर्ड सॉर्गी ने जब ये मैसेज दिया तो जापानी काउंटर इंटेलिजेंस को पता लग गया कि टोक्यो बे के समुद्र में कोई याच है जो मैसेजेस वायरलेस मैसेज भेज रही है। कर्नल ओसाकी को जापानी काउंटर इंटेलिजेंस के हेड ने बुलाया और उसको कहा कि आपको मैं 2 महीने देता हूं, आप इस स्पाई नेटवर्क को ब्रेक करें और इनको अरेस्ट करें। उस वक्त जापानी फौज सामुराई ट्रेडिशन फॉलो करती थी। कर्नल ओसाकी को पता था कि 2 महीने का वक्त है, अगर मैं 2 महीनों में कामयाब ना हुआ तो मुझे हाराकीरी करनी पड़ेगी। अब हांस ऑटो माइसलर कहता है
कि कर्नल ओसाकी ने किसी तरीके से जो है उसको पता लग गया, उसको शदीद शक था कि ये रिचर्ड सॉर्गी ही वो खतरनाक जासूस है जो जापान के राज चोरी कर रहा है। तो उसको ये भी पता था कि रिचर्ड सॉर्गी के खूबसूरत औरतों का शौक है और इसको शराब पीने का बहुत शौक है। कर्नल ओसाकी ने खूबसूरत जापानी लड़की कोयोमी को टास्क दिया कि वो रिचर्ड सॉर्गी से दोस्ती करे और उसको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाए और किसी तरह उसको मालूम करे कि ये एक्चुअली इसकी एक्टिविटीज क्या है। उसी पीरियड में जब इसने ये मैसेज दिया था रिचर्ड सॉर्गी ने, तो वो कोयोमी को वहां लेकर गया है किसी डांस क्लब में रात को, और वहां उसने इसको कोयोमी को कहा कि आज मेरे साथ तुम मेरे घर में रात गुजारो। तो कोयोमी उसके साथ निकली है, तो इसके हाथ में एक कागज था। तो कोयोमी देख रही थी। कोयोमी एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, खूबसूरत भी थी, इंटेलिजेंट भी थी और जापानी काउंटर इंटेलिजेंस के लिए काम करती थी। उसको पता था कि किस तरह उसने रिचर्ड सॉर्गी को काबू करना है। तो जब वो निकला है रिचर्ड सॉर्गी उसके साथ कोयोमी के साथ गाड़ी में बैठे, उसके हाथ में एक कागज था, उस पर कुछ 2-3 सेंटेंसेस लिखे हुए थे। कोयोमी देख रही थी मगर वो पढ़ नहीं सकती थी कि उस कागज पर क्या लिखा है। तो जब गाड़ी चलती है तो रिचर्ड सॉर्गी जो है वो कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देता है और एक जगह वो गाड़ी रोक कर शीशा खोलता है और कागज बाहर फेंक देता है। कोयोमी आप इतना समझती थी कि ये कागज बहुत अहम है, इसलिए इसने इसको जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा है। तो उसने रिचर्ड सॉर्गी को कहा कि मैं अपने वालिदैन को नहीं बता सकी कि आज मैं रात नहीं आऊंगी, तो मुझे जरा टेलीफोन करना है। तो रिचर्ड सॉर्गी ने ठीक है। अगले उस जमाने में टोक्यो में पब्लिक बूथ्स होते थे टेलीफोन के जो रोड्स के किनारों पर लगे होते थे। उसने कहा कि अगले बूथ पर मैं रुकूंगा तो वहां से तुम फोन करना। तो अगले बूथ पर जब रिचर्ड सॉर्गी रुका है तो कोयोमी गई है, तो उसने डायरेक्ट कर्नल ओसाकी को फोन किया और कर्नल ओसाकी को बताया कि इस तरह इसने फलां चौक के ऊपर कागज फेंके हैं। कर्नल ओसाकी फौरन अपनी टीम के साथ पहुंचा है और उसने वो कागज उठाए, उनको जोड़ा गया। तो वो टॉप सीक्रेट मैसेज था जो अभी उसने जो है मैक्स क्लाउजन को दिया था, वो वायरलेस मैसेज मॉस्को भेजा गया था स्टालिन को। उसी वक्त ओसाकी ने रिचर्ड सॉर्गी को गिरफ्तार कर लिया। इंटेरोगेशन के दौरान उस पर टॉर्चर किया गया और रिचर्ड सॉर्गी ने कन्फेस कर लिया कि वो बेसिकली मिलिट्री इंटेलिजेंस, सोवियत मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो यहाँ तैनात था। जापान के राज चोरी करने के उसको अहम मिशन दिया गया था। रिचर्ड सॉर्गी को 1944 में जापान के खुफिया जेल में फांसी दे दी गई थी। मगर आज तारीख दान जब तारीख लिखते हैं तो वो रिचर्ड सॉर्गी को क्रेडिट देते हैं कि उसने किस तरह मॉस्को की बैटल में जंग का पासा पलटा था और जर्मन की जीत को शिकस्त में तब्दील किया था। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।